नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। और आवाज़ अड्डा में बात वही कोरोना की होगी, लेकिन आज एक डेटा पे बात होगी, आंकड़ों पे बात होगी। आपने देखा होगा कि सुबह से चर्चाएं इसमें चल रही हैं कि नंबर्स बहुत तेज़ी से नीचे गिरे हैं। जो एक्टिव केसेस हैं उसमें बहुत शार्प डिक्लाइन है। जो लोग ठीक हो रहे हैं उनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और एक कंसर्न का कारण यहाँ पे कि जो जिनकी डेथ हो रही है, जो डिसीज्ड है, वो नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ के आया है। पता नहीं वो हाईएस्ट है या अभी और बढ़ेगा, कहना मुश्किल है। टच वुड कि वो नीचे आए, लेकिन वो हाईएस्ट एवर है इन द वर्ल्ड। तो डेटा की नज़र से जो इस आंकड़े में हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक अवेलेबल बेस्ट टूल यही है जिसको हम देखते हैं, समझते हैं कि कैसे हम निपट रहे हैं और किस तरीके से केसेस कम आ रहे हैं। तो उसको समझने के लिए जो अवेलेबल डेटा है उसको इंटरप्रेट कैसे किया जाए, क्या ये रियल पिक्चर है? जहां बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, या एंटीजन टेस्ट होते हैं जिसमें बहुत संभावना होती है कि वो टेस्ट गलत होता है, इवन आरटीपीसीआर में 30% गलत होने की संभावना होती है। तो इन आंकड़ों को लेकर के मैं आश्वस्त हूं कि अभी रुकू। क्या सरकारें जो हर एक पखवाड़े, एक फोर्टनाइट के रिस्ट्रिक्शन या लॉकडाउन लगा रही है, उनको आगे की स्ट्रेटजी इन आंकड़ों के आधार पर बनानी चाहिए या भी रुकना चाहिए? या रुकना चाहिए कि पहले वैक्सीनेशन जब तक नहीं हो जाएगा तब तक ये 15-15 दिन चलता रहेगा? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हम आंकड़ों के जरिए इन आंकड़ों के पीछे की कहानी, इन आंकड़ों पे कितना भरोसा करें और ये आंकड़े हमें क्या बताते हैं, ये समझने की हम कोशिश करेंगे आज इस आवाज अड्डा में। बहुत सारे विचार, बहुत सारे इश्यूज आप सुन रहे होंगे। कोई टूल किट पे बहस कर रहा है, कोई नैरेटिव्स बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आवाज अड्डा का प्रॉमिस है कि हम हर शो में सिर्फ फैक्ट पे बात करेंगे और ये कोशिश हमारी होगी कि शो में अंत में कुछ न कुछ आप उसमें से टेक अवे लें अपने स्वास्थ्य की चिंता के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। इसीलिए हम बिल्कुल भटक नहीं रहे हैं, मुद्दे में बने हुए हैं और इसीलिए हम आज चर्चा करने वाले हैं इन आंकड़ों पे। परिचय कराते हैं, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिन्हा होंगे, इनसे जानकारी लेंगे। इसके साथ ही हमारे साथ बहुत ही प्रख्यात पद्मश्री डॉक्टर प्रवीण चंद्रा है, जो इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी के चेयरमैन है मेदांता मेडिसिटी में। डॉक्टर मिश्रा हमारे साथ है, डायरेक्टर है हॉस्पिटल में। बहुत इस विषय से काफी बातचीत करते रहते हैं, कंसर्न अपनी दिखाते हैं और काफी आगे भी है। सीएसडीएस के प्रोफेसर हैं, दिल्ली में रहते हैं, बहुत करीब से चीजों को यहाँ पे करते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। डॉक्टर चंद्रा, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपसे शुरू करना चाह रहा था थोड़ा। डॉक्टर चंद्रा, पहले दिया भी शायद आवाज नहीं पहुंचने लगी डॉक्टर चंद्रा पर, लेकिन चलिए मैं शुरुआत। डॉक्टर कौशल, आपको आ रही मेरी आवाज? नहीं, शायद मुझे नहीं पता कि आप मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं। नहीं, आपकी आवाज ठीक है। डॉक्टर चंद्रा, आपको भी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है। आई कैन हियर यू वेरी वेल। हाँ, ओके सर। डॉक्टर चंद्रा, आप लोग से हम समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में आप लोगों से इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा सा एक प्रिमाइस सेट हो जाए जिससे हम बातचीत कर जाते हैं, फिर हम बीजेपी और दुबे जी के पास जाऊंगा। डॉक्टर चंद्रा, मुझे ये बताइए कि जो आंकड़े देख के हम लोग आज सुबह से काफी उत्साहित हैं कि उसका जो कर्व है एक्टिव केसेस का बहुत तेजी से नीचे आ रहा है। तो अगर उसको मैं स्टैटिस्टिक्स में प्लॉट कर दूं तो 15 दिन के आसपास बिल्कुल ट्रैक होता हुआ दिखता है। नंबर ऑफ केसेस कम हो रहे हैं काफी तेजी से, लेकिन मोर्टेलिटी का रेट बहुत ज्यादा आया है, 4500 का आया है। Can you explain me these numbers out and the? यस। सो पहली चीज़ तो एक ये गुड न्यूज़ है कि भाई खुशखबरी है कि हमारे जो नंबर्स हैं वो कम हो रहे हैं, क्योंकि जो लॉकडाउन हुआ, जो सारे ट्रीटमेंट्स हुए और जो लोगों ने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया, उसका सीधा हमारे ऊपर दिख रहा है कि हाँ भाई ये केसेस कम हो रहे हैं। लेकिन जो डेथ्स हो रही हैं, जिसको मोर्टेलिटी कहते हैं हम लोग, वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि जो लोग प्रभावित हुए थे इससे, इस वेव के अंदर, और अब वो 10 दिन 15 दिन तक बीमार पड़े हुए हैं हॉस्पिटल्स में और आईसीयूज़ में, उनकी अब डेथ्स हो रही हैं। और इस बार ये देखा गया, विच वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, कि जो यंग पेशेंट्स थे वो ज़्यादा अफेक्टेड हुए।
जो 37, 38, 40, 45 आप रोज ही देख रहे होंगे पेपर्स में कि ये लोग अफेक्टेड हुए और इन्हीं के अंदर ज़्यादा सीवियर डिजीज़ हुई और ज़्यादा जो डेथ के चांसेस भी हैं उसके अंदर ज़्यादा पाए गए। तो ये जो पेशेंट्स हैं जिनको कि इतना सीवियर प्रॉब्लम हुआ था, जिनका लंग्स करीब 80%, 90% डैमेज हो गया था, वो लोग काफ़ी ज़्यादा इससे अफेक्टेड हैं और उनके अंदर सर्वाइवल के चांसेस थोड़े कम पाए जा रहे हैं। तो इसलिए डेथ रेट अभी भी हैं, क्योंकि ये पेशेंट्स आईसीयूज़ में हैं। हमारे यहाँ के आईसीयूज़ अभी भी फुल हैं। तो इसलिए मैं ये वार्निंग या हिदायत भी दे सकता हूँ कि प्लीज़ डू नॉट टेक इट लाइटली। इट इज़ नॉट गॉन अवे, अभी ये गया नहीं है, अभी है और ये कभी भी फिर से और ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए पूरा ध्यान रखना है हमें अपने जो प्रिकॉशंस का, और कोई भी दवा नहीं है प्रिकॉशन के लिए। कैन आई मस्ट टेल यू, सिर्फ एक ही प्रिकॉशन का तरीका है कि मास्क लगा के रखिए, ज़्यादा लोगों से मिलिए मत, भीड़ इकट्ठी मत करिए और हाथ धोते रहिए। सैनिटाइजेशन ऑफ हैंड्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं आपके साथ विपिन भट्ट हूँ, क्योंकि कुछ तकनीकी खराबी की वजह से जो आपके साथ एंकर थे नीरज वाजपेयी, उनका लिंक डाउन है। तो यहाँ मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। डॉक्टर मिश्रा, अगर मैं आपसे ये जानने या समझने की कोशिश करूँ कि देखिए, जब पहली वेव थी कोविड की या कोरोना की, तो हम बात करते थे काढ़ा पीकर काम चलेगा, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना, ये खाना है, वो करना है, सब कुछ करना है। लेकिन इस बार वो सारी बातें नहीं हो रही। तो क्या माने कि अब ये वो इम्यून सिस्टम या वो सारी लड़ाई वाला मामला ही खत्म हो गया? अब तो आप या तो इसकी जद में आने से बचे, और अगर आप इसकी जद में आ ही गए हैं तो फिर मामला क्रिटिकल हो जाता है। वो कहां तक जाएगा ये कोई नहीं बता सकता। विपिन जी बिल्कुल सही। पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि नेचुरल इम्यूनिटी आ जाएगी और धीरे धीरे लोगों में बिना वायरल इन्फेक्शन के भी ग्रेजुअल इम्यूनिटी आएगी, पर फाइनली सब जगह वर्ल्ड वाइड डेटा में यही देखा गया कि इम्यूनिटी केवल वैक्सीन से आ रही है, या ये कह सकते हैं कि जिसको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है उसमें इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, उसके बाद आती है। तो इसमें अब कोई डाउट नहीं रह गया है, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल लॉकडाउन नहीं लगाया था और वहाँ का डेथ रेट बहुत ज़्यादा हुआ। अमेरिका के कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे लॉकडाउन नहीं लगाया गया था, वहाँ का डेथ रेट बहुत ज़्यादा था। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जो आपका सवाल है, तो मेरे ख्याल से मैंने आपको आंसर दे दिया। जी हाँ, बिल्कुल। तो डॉक्टर मिश्रा, अगर इसी में मैं सप्लीमेंट्री बात कहूँ तो क्या पूरा का पूरा जो मामला है वो जाकर टिकता है आपके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर? अगर वो दुरुस्त नहीं है तो फिर आप एक तरीके से कुछ नहीं कर सकते, मतलब वो एक मजबूरी भी बन जाती है, क्योंकि अब जो सिचुएशन है उसके लिए आपको टिपिकल एक हॉस्पिटल की जरूरत है, ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत है, आईसीयू बेड्स की जरूरत है और उतने ही ट्रेंड स्टाफ की जरूरत है। नहीं विपिन जी, मैं इससे एग्री नहीं करता। रीज़न बीइंग कि अगर आपको कोरोना इन्फेक्शन हो गया है और इन्फेक्शन होने के बाद अगर आपको हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ रहा है, तो हमारे पास कोई भी प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल नहीं है। हम ये कहें कि हम कोई इंजेक्शन दे देंगे, मेडिसिन दे देंगे, बहुत सारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हैं। हर प्रोटोकॉल का एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में थोड़ा बहुत रोल पाया गया है। इसीलिए आप देखते हैं कभी प्लाज्मा थेरेपी बताई जाती है, कभी विड्रॉ कर जाती है। पूरे वर्ल्ड में ये इस तरीके से हैज़र्ड ट्रीटमेंट चल रहा है, यानी कि कोई भी प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट नहीं है। प्रॉमिसिंग क्या है? प्रॉमिसिंग सिर्फ 3 चीज़ें हैं। एक, बचाने के लिए लॉकडाउन, दूसरा कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, तीसरा वैक्सीनेशन या कोरोना का इन्फेक्शन इटसेल्फ। सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं जो आपके फ्यूचर को शायद बचा पाएंगी। मेडिसिन अभी तक कोई आई नहीं है, और सिर्फ कोरोना वायरस की नहीं, देखा गया कि किसी भी वायरल इन्फेक्शन के कोई 100% ट्रीटमेंट नहीं आया। तो ये भी एक वायरस है और इसका ट्रीटमेंट शायद नहीं है। राइट, ठीक है। लेकिन अब चूंकि बात हो रही है नंबर गेम की या आंकड़ों की, या क्या आंकड़ों से हम किस तरह से परिस्थिति का आकलन कर सकते हैं, किस तरीके से नहीं कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। अभय दुबे साहब, जो आंकड़े हमें इस समय मिल रहे हैं देखने को, एक तरफ तो नंबर घट रहा है, मतलब आपकी तस्वीर में ये हो रहा है कि आपके नंबर ऑफ एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं, दूसरे जो ज़्यादा इन्फेक्शन वाले एरिया थे वहाँ से इन्फेक्शन कम हो रहा है। हाँ, ये है कि कुछ एरियाज में इन्फेक्शन बढ़ा भी है, लेकिन आपका ओवरऑल नंबर कम हुआ है।
लेकिन क्या नंबर कम होने की इस तस्वीर को ही हम राहत की बात मान सकते हैं, क्योंकि नंबर्स को लेकर भी काफी ज्यादा सवालात हैं। देखिए, मेरे ऊपर जो इसकी छवि पड़ी है वो थोड़ा अलग तरह की है। वो ये है कि ये संख्याएं आमतौर पर उन इलाकों की हैं जो या तो शहरी हैं या अर्ध शहरी हैं, लेकिन अच्छे खासे शहर हैं। ये ग्रामीण, नई बात ये पैदा हुई है कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना फैल रहा है। पहली लहर के दौरान जब मैं अपने दोस्तों को उत्तर प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में या दूसरी जगहों पर फोन किया करता था, वो हमेशा कहते थे कि ये सब शहरों का मामला है, गाँव में कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अब जब मैं फोन करता हूं तो वहां से पता चलता है कि गांव में बहुत तेजी के साथ कोरोना फैल रहा है, और जिला प्रशासन जो मौतों की संख्या बता रहा है, वो मौतों की संख्या असल में 8 से 10 गुना कम है। तो ये चीज, अब इन चीजों की पुष्टि करने का हमारे पास कोई जरिया नहीं है, क्योंकि सरकार तो ये आंकड़े हमारे सामने रख नहीं रही है। तो ये बात सुनकर दिल बैठ जाता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो बहुत मुझे चिंताजनक लगती है वो ये है, जिन लोगों को 2 वैक्सीन के डोज लग चुके हैं और लगे हुए भी उन्हें 1 महीना से ज्यादा 2 महीने हो गए हैं, वो लोग कोरोना के शिकार हो रहे हैं, उनकी मौतें हो रही हैं। उसमें मशहूर लोग भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जो कि ज्यादा मशहूर नहीं है। मेरे जानने वाले 3 लोग जिनको दोनों डोज लग चुके थे, वो पिछले 3 दिन में उनका देहांत हो गया है। तीसरी जो चिंताजनक बात मुझे नजर आ रही है वो ये है कि जिन लोगों को कोरोना आजकल हो रहा है, वो 8-10 दिन घर पे रहकर या कभी कभी अस्पताल जाकर 10-12 दिन अस्पताल में जाकर ठीक होकर घर आ जाते हैं। फिर पता चलता है कि वो उन्हें कोई और समस्या हो गई, उनकी पेट में दर्द हुआ, फिर अस्पताल में दाखिल हुए, वेंटिलेटर पर गए और देहांत हो गया। सिर में दर्द हुआ, देहांत हो गया। फिर जो मौतें होती हैं उनके बारे में कहा जाता है कि कोरोना से नहीं हुई है, लेकिन ये वो मौतें हैं जिनको हफ्ते 10 दिन पहले कोरोना हुआ था और कोरोना से ठीक होकर घर चले आए थे। इसमें पत्रकार रोहित सरदाना एक सबसे बड़ा उदाहरण है। इसी तरीके से और भी कई उदाहरण है। जैसे हमारे बहुत ही अपेक्षाकृत युवा पत्रकार मित्र थे अरुण पांडे, वो एक उदाहरण है जो कोरोना से ठीक करके अस्पताल से घर भेज दिए गए थे। तो अचानक उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा और मुंह नाक से खून निकला, उसके बाद वो वेंटिलेटर पर चले गए और उनका देहांत हो गया। तो ये जो नई बातें पैदा हो रही हैं, ये बहुत डरा देने वाली बातें हैं। केवल आंकड़ा कम हो रहा है, ये ठीक है, चलिए अच्छा लग रहा है कि आंकड़ा कम हो रहा है, लेकिन इस आंकड़ा कम होने से होगा क्या? एक तो देहात में कोरोना का फैलाव, और दूसरे इस प्रकार की रहस्यमय पेचीदगियां जिनका कोई न विज्ञान के पास कोई तुरंत उत्तर दिखाई पड़ रहा है, न डॉक्टरों के पास कोई उत्तर दिखाई पड़ रहा है। और अगर कोई उत्तर है तो मैं अपने यहाँ पर जो इस पैनल में जो डॉक्टर मित्र बैठे हुए हैं, मैं जानना चाहूंगा कि वो मुझे बताएं ताकि हम सब लोगों को थोड़ी तसल्ली हो। नहीं, ये बात आपकी सही है और इसको लेकर अब डॉक्टर प्रवीण चंद्रा से बात करते हैं। डॉक्टर पैनल पे आज हमारे साथ डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा भी है। तो चंद्रा साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस, बिल्कुल सुन रहे हैं। यस जी डॉक्टर चंद्रा, ये वाकई में थोड़ा सा, जब मैंने भी ये खबर सुनी और पढ़ी, थोड़ा धक्का सा तो लगा। आप इस पे ज्यादा प्रकाश डालेंगे, आप इसे ज्यादा समझाएंगे कि डॉक्टर फैटर्निटी से हमने 24 घंटों के अंदर, एक दिन के अंदर हमारे करीब 50 बेहतरीन डॉक्टर को खो दिया है। और डॉक्टर फैटर्निटी से हैं तो तय बात है कि उनको दोनों ही डोज लग चुके होंगे, कुछ को नहीं भी लगे, लेकिन उनको सबसे पहले दिया गया था। सर, कहा यह जाता है कि अगर आपको डोज दे दिया जाए तो आपकी जो इलनेस है वो काफी हद तक, मतलब आप बीमार पड़ेंगे, आप संक्रमित होंगे, लेकिन वहां तक नहीं जाएगा कि आपकी जान पर बन आएगी। लेकिन अगर सर डॉक्टर्स, और वो भी इतनी बड़ी संख्या में हमारे बीच से गए हैं जिन्हें डोजेस थे, हम इसका क्या मतलब निकालें? क्या वैक्सीन भी पूरी तरह से सेफ नहीं है? मतलब सेफ से मेरा मतलब यह है कि उसकी जो एफिकेसी की हम बात कर रहे हैं, क्या वो हमारी जान को नहीं बचा सकती है? राइट, सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल अभी पूछे आपने और मिस्टर दुबे ने भी। और ये काफ़ी ये परेशान करने वाली बातें हैं कि भाई बहुत सारे डॉक्टर्स अफेक्टेड हो गए, बहुत सारे पेशेंट्स जो डिस्चार्ज किए गए उसके बाद उनको प्रॉब्लम आ गई। तो इसके कुछ आंसर्स तो हैं हम लोगों के पास और कुछ आंसर्स इवॉल्व हो रहे हैं। एज सबको मालूम है कि बीमारी भी नई है, इसका इलाज भी नया है और हम लोग सब इसको स्टडी करते जा रहे हैं और इसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी सक्सेस मिल चुकी है, लेकिन डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि 100% अभी हम लोगों को, जैसा कि डॉक्टर मिश्रा ने भी बताया था कि हमारे पास कोई इसकी दवा नहीं है, कोई 100% क्योर नहीं है इसका। तो यानी कि हम इसके कॉम्प्लिकेशंस को बचाते हैं, इसकी बीमारी की इंटेंसिटी को कम करते हैं। अब जो पहली बात कि जो डॉक्टर्स को या जिन लोगों को वैक्सीन लगी रही
उनको भी ये बीमारी हो गई। तो ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि जो इसकी प्रोटेक्शन है वो रेंज करती है बिटवीन 70 to 90%। तो यानी कि एटलीस्ट 10% लोग ऐसे हैं जो कि इससे अफेक्टेड होंगे। फिर ये सोचा गया, विशुअल थिंकिंग थी हम लोगों की सबकी, कि भाई जिन लोगों को होगा भी या जिन लोगों को इनिशियली हुआ उनको इतनी इंटेंस बीमारी नहीं हुई, उनको हल्के से ही निकल गए वो लोग, ज़्यादा हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन कुछ लोगों को हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़ी और कुछ लोग इसके अंदर अपनी जान भी गंवा बैठे। सो नाउ द थिंग इज़ कि 100% ये वैक्सीन भी नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक प्रिवेंट करती है। और जैसा कि हम लोगों ने डेटा देखा जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड का भी है कि इसके अंदर इन्फेक्शन रेट 0.2 या 0.3% तक ही रहा, विच मीन्स कि हम लोग काफ़ी हद तक प्रिवेंशन कर लेते हैं। जहाँ तक डॉक्टरों का सवाल है या इवन आपके जो मीडिया के लोग हैं, इतने ज़्यादा एक्सपोज होते हैं हम लोग, इतने ज़्यादा बार लोगों के एक्सपोजर में आते हैं कि कभी ना कभी इफेक्ट होने का कभी कभी डर हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों को ज़्यादा कॉन्शियस रह के रहना पड़ता है कि हमारे मास्क कभी ना उतरें हॉस्पिटल में। जैसे अभी मैंने उतार रखा है, सिर्फ हमारा कमरा चारों तरफ से बंद है, कोई भी इसके अंदर आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, तभी हम इस मास्क को उतारेंगे। नहीं तो हम इस मास्क को पूरे टाइम जितने देर हम रहते हैं, 8 घंटे 10 घंटे हॉस्पिटल में, कभी नहीं उतारते। तो डॉक्टर्स का इन्फेक्शन ज़्यादा इसलिए रहा या हेल्थ वर्कर्स का, क्योंकि हम लोग डेली आते रहे पिछले 1.5-2 साल से, कभी किसी ने आना बंद नहीं किया ज़्यादातर लोगों ने, और दैट इज़ द रीज़न कि ये ऐसा हुआ। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक डिस्चार्ज के बाद लोगों को कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, वो उसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला ये कि बहुत सारे लोगों को जिनका लंग्स के अंदर डैमेज हुआ, जैसे कि आप स्कोर सुनते हैं 14/25, 25/25, तो जिन लोगों के लंग्स ज़्यादा डैमेज हुए उसमें ज़्यादा समय लगता है रिकवर होने में। और किसी किसी के अंदर हालांकि वायरस चला गया, लेकिन बैक्टीरिया या फंगस जैसे कीटाणु अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि शरीर उस वक्त कमज़ोर हुआ है। दैट इज़ नंबर 1। और जब वो कीटाणु घुस जाते हैं उस कमज़ोर लंग्स के अंदर, तो एक नया इन्फेक्शन पैदा हो जाता है और ये कॉम्प्लिकेशन सांस की फिर से शुरू हो जाती है। कुछ लोगों के अंदर खून का गाढ़ा होना भी एक कारण हम लोगों ने देखा कि खून के गाढ़े होने से किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। तो इसलिए उसके मेडिसिन दे देते हैं हम लोग और पेशेंट्स को हिदायत दे देते हैं कि भाई अगर ऐसा हो तो आप तुरंत हॉस्पिटल आइए। अब सबको हॉस्पिटल 1 महीने 2 महीने तो रख नहीं सकते और ना रखने की ज़रूरत है। तो इसलिए प्रिवेंशन की दवाइयाँ और ये इंफॉर्मेशन लेकर के लोगों को भेजते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे आई एग्री सबसे कि मिस्टर दुबे से और डॉक्टर मिश्रा से कि ये वायरस ऐसी बीमारी है जिसका कि बहुत आसानी से इलाज खोजना मुश्किल होता है। और आप देख ही रहे हैं कि समय समय पे हमारी जो ट्रीटमेंट की शैली है वो चेंज होती जा रही है, क्योंकि हमें नए नए इन्फॉर्मेशन और नए एक्सपीरियंसेस होते जा रहे हैं। और जो नई एक दवा 2DG आई है उसके बारे में मैं ज़रा सा बता दूं, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग दवा है जो कि इंडिया में ही बनी है और उसको हम लोगों ने इस्तेमाल करना अभी अपनी एक स्टडी में शुरू कर दिया है और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत सस्ती होगी, बहुत ईजी है, इसको पानी में घोल के सिर्फ देना होता है, कोई इंजेक्शन नहीं है। सो आई होप दिस विल बी अ न्यू मेथड, इससे हम लोगों को नए रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। एंड आई एम श्योर एंड आई विश गुड लक टू ऑल माय कोलीग्स एंड आल्सो टू पेशेंट्स कि सब जल्दी से जल्दी ठीक हो। डॉक्टर चंद्रा, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो 2D वाली दवा आई है, हालांकि इससे भी रिलेटेड कई सवाल हैं क्योंकि ये टिश्यूज़ के ग्रोथ को रोकती है, बेसिकली कैंसर में जो इस्तेमाल होती है, लेकिन उस पर हम बाद में बात करें। एक बार डेटा पे फिर से वापस आते हैं। डॉक्टर मिश्रा, मूल सवाल ये यहाँ पे बैठता है कि जो रूरल इलाके हैं, जो सेमी अर्बन इलाके हैं या जो हिंटरलैंड के इलाके हैं, वहाँ पे सरकारें एंटीजन टेस्ट पे बहुत फोकस कर रही हैं और उस टेस्ट में कितनी चीज़ें पकड़ में आती हैं कहना बड़ा मुश्किल है। तो जो आज हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं इस चर्चा के जरिए कि लोगों के अब मन में ये आ रहा है कि शायद अब ओपन अप होगा, लोग ईज होंगे, तो ये जो पूरा 2 हिस्सों में बटा हुआ देश है, एक भारत और एक इंडिया, तो जो भारत की तस्वीर अभी है, अभी मैं आंकड़े बताऊंगा तो लोग डर जाएंगे इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं, 70% तक की पॉजिटिविटी रेट राजस्थान के कई जिलों में है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस आंकड़ों के पीछे में क्या टेस्ट की कमी है या रियल आंकड़े हमारे पास है नहीं, और जो उससे रुकने का तरीका या बचने का तरीका है कि हम वैक्सीन लगाएं या हॉस्पिटल की हमारे सिस्टम है। तो ये सिस्टम को बचाए रखने के लिए ये सब आंकड़ों का खेल है।
बहुत क्रूड क्वेश्चन है लेकिन पूछ रहा हूं मैं आपसे। उतना ही क्रूड आंसर दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। सिस्टम यह है कि देयर इज़ नो सिस्टम। हमारे पास जिस भारत की आप बात कर रहे हैं उस भारत में न टेस्ट है, न डॉक्टर है, न लैब है, न पीएससी पे कुछ भी नहीं है। तो उनका तो आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो पा रहा है। ये मान के चलिए कि जो आंकड़े हम देख रहे हैं उन आंकड़ों से कम 15 से 20 गुना ज़्यादा बड़े आंकड़े हैं। पहली लहर का तो मैं नहीं कह सकता। इस लहर में अगर किसी घर में एक भी आदमी इन्फेक्ट है तो ये समझ लीजिए कि उसके घर का रहने वाला हर आदमी इन्फेक्टेड है। और जो आंकड़े की बात की गई थी कि नंबर कम हो रहे हैं, सर टेस्ट करने के बाद जो अभी पॉजिटिविटी रेट जो दिख रहा है ये शहरों का दिख रहा है, आपके इंडिया का दिख रहा है, भारत का नहीं दिख रहा, क्योंकि भारत में तो टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं। और जो डेथ का रेट अगर आप देखेंगे तो आज सुबह तक का आंकड़ा जो था, जो यानी कल की जो डेथ रेट थी, वो विश्व में सबसे ज्यादा लोग मरे थे कल हिंदुस्तान में कोविड की वजह से। पूरे विश्व में अगर एक दिन में जो मैक्सिमम डेथ हुई है उसमें कल जो डेथ हुई वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हुई है। इसमें मैं शान की बात नहीं, मैं ये ब्लंट होके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितना ब्लंट सवाल हो उतना ही ब्लंट आंसर देना मुझे अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो गांव में आइडेंटिफिकेशन है, जो गांव की डेथ हो रही है, जैसा दुबे सर ने बोला, बिल्कुल सही बोला है कि उनको तो जोड़ा ही नहीं गया है, गिना ही नहीं गया है। और यह भी बात सही है कि जो पोस्ट कोविड सीक्वली से जो डेथ हो रही है उस डेथ को भी शायद कोविड में काउंट ही नहीं किया जा रहा है। आज की सिचुएशन में मैं ये बता दूं कि आईसीयू के में जब 15 दिन 20 दिन जब ज्यादा मरीज रह लेता है तो उसको हम नॉन कोविड आईसीयू शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि वो नॉन कोविड आईसीयू में अगर जाके उसकी डेथ होती है तो ही इज नॉट लेबल्ड एज कोविड डेथ। दैट इज हाउ दिस डेटा इज कमिंग डाउन। वैसे भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन्फेक्शन रेट पीक कर रहा है, एकदम नहीं, इन्फेक्शन फॉल कर रहा है, लेकिन जो डेटा है विद बेस्ट इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ये ट्रू डेटा नहीं है। और सिर्फ ये यही हाल नहीं, सब जगह का यही हाल है। और गांव का हाल बहुत बुरा है। इसलिए और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा जो अभी सबसे बात करके मुझे लगा और पहले भी मैं सोचता था कि वैक्सीन लगने के बाद भी जो डेथ हो रही है ये कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि अभी भी ये वायरस अपना रंग बदल रहा है, रूप बदल रहा है। जो वायरस का कैरेक्टर होता है, जैसे जैसे ये मल्टीप्लाई करता है, जितना ज्यादा मल्टीप्लाई करता है उतना ज्यादा इसमें म्यूटेशन के चांस होते हैं, और जितना ये म्यूटेट होगा उतना ये रेजिस्टेंट होता जाएगा वैक्सीन से। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं वो वायरस की बायोलॉजी बता रहा हूं क्योंकि वायरस की बायोलॉजी होती ही ऐसी है। तो अगर वैक्सीन इफेक्टिव है तो हमें जितनी जल्दी पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीन दे देंगे, शायद यही, मैं शायद बड़ा बोल्ड करके बोल रहा हूं, शायद यही एक रास्ता है जिससे हम आने वाली जनरेशन को इस कोरोना की महामारी से शायद बचा पाएंगे। अदरवाइज आंकड़ों पे जाए बगैर ये मान लीजिए कि स्थिति बड़ी भयावह है। और मैं अभी आज मेरे को पता चला कि कुछ स्टेट अपने लॉकडाउन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। आपके माध्यम से उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि ये जो डेटा कम हुए हैं वो सिर्फ लॉकडाउन की वजह से कम हुए हैं। न डॉक्टर है, न दवा है, न इलाज है, न ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, न जांच है। ट्रीटमेंट, ट्रेसिंग एंड टेस्टिंग तीनों गायब हैं। सच्चाई ये है। और जो गांव में एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, कम से कम कुछ तो हो रहा है। मैं इस बात से खुश हूं, कम से कम एंटीजन टेस्ट हो रहा है। एंटीजन टेस्ट में निगेटिव आने के बाद हर आदमी का आरटीपीसीआर होना चाहिए। मेरी गाइडलाइन नहीं, आईसीएमआर की गाइडलाइन है। अगर सरकारें उसको फॉलो नहीं कर रही हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि डेटा क्यों कम आ रहा है। लेकिन बस यही हुआ है कि जो पीक है ना, शहरों से शिफ्ट होकर के ये गांव की तरफ चला गया है। जी, तो यहाँ पर नीरज जी एक सवाल, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा ने अभी भी बात की कि कुछ स्टेट तो लॉकडाउन हटाने की भी बात कर रहे हैं। जो मैंने भी पढ़ा कि वो मध्य प्रदेश से एक ऐलान आया है कि 1 जून से वो लॉकडाउन हटाएंगे। तो तुहिन साहब हमारे साथ में, उनसे ही पूछते हैं। तुहिन भाई ये बताएं कि अगर आप लॉकडाउन हटाने का सोच रहे हैं, और मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, कुछ अखबारों में रिपोर्ट ये आ रही है कि वहां पर जितने भी जो नंबर कम हो रहे हैं उसको आप इस तरीके से देखें कि वहां पर अब जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें से 70% के आसपास, 7 से 70% के बीच में जो टेस्ट हैं वो रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं।
जबकि WHO की गाइडलाइन कहती है कि वो आप 30% से ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं तो आपके सामने सही तस्वीर नहीं आएगी। क्या आप इस पे कुछ बता सकते हैं कि अगर हम वहाँ पर टेस्ट को इस तरीके से जज कर रहे हैं कि आपके जो प्रोटोकॉल है WHO वाला वो फॉलो नहीं हो रहा, नंबर ज़रूर गिर रहा है और अब लॉकडाउन खोलने की भी बात, तो क्या ये परिस्थिति ठीक है? देखिए, मैं एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात कर सकता हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश के आंकड़े जो है शायद मध्य प्रदेश के का प्रवक्ता या कोई मध्य प्रदेश का जो सरकारी रिप्रेजेंटेटिव है वो बेहतर बता सकता है। लेकिन जो सेंटर का रवैया है वो बहुत स्पष्ट है कि आप नंबर्स नहीं छुपाएं, और नंबर्स नहीं छुपाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि WHO के जो गाइडलाइंस है उसके तहत सारे नियम फॉलो हो। तो अगर आप कह रहे हैं 70% RT-PCR टेस्ट होने चाहिए, तो बिल्कुल होने चाहिए। दूसरा जो है, जब नंबर्स गिरने लगते हैं, जैसे अभी नंबर्स गिर रहे हैं, हो सकता है कि जो डेथ रेट है वो हफ्ते भर बाद रिफ्लेक्ट हो, कम होना शुरू हो, लेकिन ऐसी स्थिति में दो आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक TPR, टेस्ट पॉजिटिविटी रेशियो, और दूसरा जो है CFR, केस फर्टिलिटी रेशियो। और ये दो आंकड़े जो हैं निरंतर आपको बताते रहेंगे कि स्थिति किस ओर जा रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर जो आपने कहा कि राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां की भी 70% है, तो शायद कर्नाटक के भी ऐसे, मैं अभी पढ़ रहा था, 1-2 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां की 35-40% पॉजिटिविटी रेशियो है। तो अब ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो कल आपने देखा भी कि प्रधानमंत्री ने डायरेक्टली संवाद किया कुछ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कि स्टेट के अलावा ग्रामीण इलाकों तक जो टेस्ट हो या जो मेडिकल चिकित्सा की आवश्यकताएं बेहतर से बेहतर इस वक्त मुहैया कराई जाए। इस वक्त जो है मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक अप्रोच, स्टेट स्पेसिफिक अप्रोच से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जहां तक केस फर्टिलिटी रेशियो की बात आती है, केस फर्टिलिटी रेशियो इस वक्त जो है, जहां तक मेरी जानकारी है, पंजाब की सबसे ज़्यादा है, 2.4% है। तो पंजाब को ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि राष्ट्रीय CFR रेशियो 1.2 या 1.3% है। यहाँ पे मैं, ये पॉलिटिकल शो नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल जरूर देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश का। पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश ने टेस्ट की संख्या बढ़ाई है, कल कुछ 2,98,000 टेस्ट हुए थे और जो पॉजिटिविटी रेट है वो अब 3% से कम है। तो यही जो प्रैक्टिस है वो मेरे ख्याल से हर राज्य को फॉलो करना होगा कि आप जब नंबर्स घट रहे हो, इन्फेक्शन का दर गिर रहा हो, तो टेस्ट घटाने के बजाय, और RT-PCR की मैं बात कर रहा हूं, और ज्यादा बढ़ाएं। यही एकमात्र तरीका है कि आप इन्फेक्शन पर नियंत्रण जो है अपनी पकड़ बरकरार रख सकेंगे। दूसरा, मैं सुन रहा था अभय दुबे जी को भी और बाकी लोगों को भी। देखिए, ये सत्य है कि इस बार जो म्यूटेंट जिस प्रकार से बिहेव कर रहा है, कई बार जो है पेशेंट जो बॉडी में किस पार्ट को, बॉडी के किस पार्ट को कितनी क्षति पहुंच रही है और ट्रीटमेंट किस हद तक, क्योंकि बहुत सारी ट्रीटमेंट जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हो रही है। जो स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं उस पर जो है रोज नियम बदले जा रहे हैं। तो ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं है। जापान इस वक्त चौथे वेव से गुजर रहा है, और जापान में भी जो स्थिति है वो इतनी ही दयनीय है, इतनी ही वो कठोर है। ये मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन की बात और है। मैं मानता हूं कि ग्रामीण इलाकों में जो है इस वक्त संकट अभी भी बहुत प्रभावी है, लेकिन जिस प्रकार से अब हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी सीधा संवाद शुरू कर दिया है, मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन में जो है स्थिति सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होती हुई आपको नजर आएगी। जी, ये आज सही कह रहे हैं आप कि ऐसा ही हो, मैं ये विश करता हूँ। लेकिन बहुत जगहों पे गैप रह जाती है। और एक बात आपने सही कही कि ये डेवलपिंग सिचुएशन है, मेडिसिन का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे दर्शक सुन रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा कि हम लोग आंकड़ों को क्वेश्चन कर रहे हैं या बहुत नेगेटिव बातें कर रहे हैं। मैं उनको ये बात स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, ये माहौल बनाने वाली बात नहीं है, ये एक बीमारी है, एक सच्चाई है, इसलिए हमें ये बात करनी पड़ती है। क्योंकि किसी गलतफहमी मत रहिएगा कभी, ये कोरोना है और इसमें आप बहुत मुश्किलें पड़ सकते हैं। कई लोग लिखते रहते हैं, इसलिए मैंने कहा आज ये सफाई भी दे दूं। दुबे जी, जो परिस्थिति इस समय है, मैं दोबारा उस सवाल की तरफ लाता हूं आपको। गांवों में, छोटे शहरों में, इवन लखनऊ शहरों में, बड़े शहर जो हैं उनमें भी अभी भी बहुत हद तक कवरेज रेशियो हमारा है वो बहुत नीचे है, जिसको बढ़ा के शायद हासिल किया जा सकता है या कंटेनमेंट जोन बनाया जा सकता है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाए।
लेकिन जिस रफ्तार से बन रहे हैं और जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन हो रहा है, वो जो आप आंकड़े की मैं बात कर रहा हूँ उसमें आप देखिए वैक्सीनेशन बहुत कम हो गया है। इन दोनों के मद्देनज़र आपकी टिप्पणी क्या है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं या कोई आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लाना ही पड़ेगा? क्योंकि देखिए 1 अप्रैल से लेके 18 मई तक की जो प्रोसेस है उसमें एक लाइन में कुछ भी बता पाना बड़ा मुश्किल है। ना दवा का कोई प्रोटोकॉल है, ना टेस्टिंग का कोई प्रोटोकॉल है, ना हॉस्पिटल का कोई प्रोटोकॉल है। सब अपनी अपनी मर्जी से अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। नीरज जी, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा समय है, बहुत ही संगीन समय है। आपने जो बातें कही उस सब में सहमत हूँ। कौशल कांत जी ने जो बातें कही, जो सब साथी कह रहे हैं, सब बातें बिल्कुल ठीक है, मैं उनसे असहमत नहीं हूँ किसी से। लेकिन मुझे एक चीज हमें बहुत परेशान कर रही है, वो ये है कि इस मौके पर केंद्र सरकार को आगे बढ़कर अपने हाथ में पहलकदमी उस तरह लेनी चाहिए जिस तरह से उसने पहली लहर के दौरान ली थी। ये आपके मंच में मैं पहले भी कहता रहा हूं। देखिए, पहली लहर जो इस लहर के मुकाबले संगीन कम थी, उस लहर में तो केंद्र सरकार ने इतनी बड़ी पहलकदमी ली थी, उसके ऊपर आरोप वगैरह लगे थे, उनकी तरफ उन्हें भूल जाना चाहिए। वो कोई ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है उस राजनीतिक बहस को आगे बढ़ाना। मेरा कहना है कि इस बार तो केंद्र सरकार को, और क्योंकि जो आउट ऑफ बॉक्स आइडिया है वो तो केंद्र सरकार के पास जो विशेषज्ञता है वहीं से निकलेगा। राज्यों के पास वो विशेषज्ञता नहीं है, ना राज्यों के पास उस तरह के हेल्थ एक्सपर्ट हैं, ना उस तरह के मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। मुझे नहीं लगता कि राज्य सरकारें ये काम कर सकती हैं। ये सही है कि संविधान ने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के खाते में डाल रखी है, लेकिन ये कोरोना का मामला उस संविधान के उस कटघरे में चलने वाला नहीं है। इसमें तो राज्यों को विश्वास में लेते हुए केंद्र को पहलकदमी लेनी चाहिए और न केवल आउट ऑफ बॉक्स आइडिया निकालना चाहिए, बल्कि हमारा सार्वजनिक जीवन किस तरीके से चले, कोरोना काल में किस तरह उसको पूरी तरीके से पुनर्गठित करने की योजना भी बनानी चाहिए। जैसे चुनाव कैसे लड़ें, अगले 4-5 साल तक कोरोना रह सकता है, मुझे तो यकीन है। पहले मुझे लगता था 1 साल में खत्म हो जाएगा, लेकिन अब जो जापान में चौथी लहर चल रही है, अब हिंदुस्तान में दूसरी लहर चल रही है, अभी तीसरी भी आएगी, चौथी भी आएगी, 5वीं भी आएगी। तो अभी 5 साल तक कोरोना रह सकता है। इस पीरियड में चुनाव भी होंगे, इस पीरियड में और दूसरे तमाम काम भी होंगे। तो हम उन कामों को कैसे करें, इसकी संहिता, इसकी आचार संहिता बनानी चाहिए और वो केंद्र सरकार ही पहलकदमी ले सकती है। केंद्र सरकार को एक चौतरफा पहलकदमी लेनी है, न केवल उससे हमारे सामाजिक आचार व्यवहारों को के लिए संहिताएं बनानी है, बल्कि कोरोना की रोकथाम और उसके इलाज के लिए जिसको आप आउट ऑफ बॉक्स आइडिया कह रहे हैं, वो आइडिया भी केंद्र सरकार को जनरेट करना है। ये उसकी जिम्मेदारी है। वो राज्यों के खाते में, राज्यों के पाले में बाल फेंक कर, गेंद फेंक कर नहीं रह सकती। जी डॉक्टर चंद्रा, ये बात जो दुबे जी कह रहे हैं, ये बड़ी इस पर हमने बहुत बार डिस्कशन किया है कि चूंकि ये ऑनगोइंग है और राज्यों के हिसाब से अलग हो रहा है, जिलों के हिसाब से अलग हो रहा है, तो क्या कोई एक सेंट्रल सिस्टम होना चाहिए क्या इम्प्लीमेंटेशन के लेवल तक? केवल गाइडेंस के लेवल पर नहीं ऐसा करना है। जो आप लोगों को लगता है कि एक हर्डल है जिसकी वजह से इसमें थोड़ी दिक्कतें आ रही कंटेन करने में? देखिए, इन्होंने एकदम ठीक कह रहे हैं ये, और कि हम लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट को और जो अथॉरिटीज़ हैं उनको कोई इस तरह का एक सेंट्रलाइज सिस्टम करना चाहिए और सबको अलग अलग छोड़ नहीं देना चाहिए। एक गाइडलाइन, एक इम्प्लीमेंटेशन, एक पूरा प्रोसेस यहाँ से सेंटर से ही होना चाहिए। आई बिलीव सो, आई कंप्लीटली एग्री विद हिम। बट एट द सेम टाइम ये भी इम्पोर्टेंट है जानना कि हम लोग समय समय पे गाइडलाइंस बनाते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी करता जा रहा है। ये बिल्कुल इसे कहते हैं कि प्लान के तहत ही सारी चीज़ें हो रही हैं कि हाँ भाई, जब ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे हैंडल करना है। हम लोग एक सेंट्रल गाइडलाइन बना लेते हैं जो कि या तो ICMR रिलीज करती है या एक हमारी जो मेडिकल बॉडीज़ हैं उनको रिलीज करती हैं, या CDC रिलीज कर देता है। अमेरिका वाली जो गाइडलाइंस है उनको हम अडॉप्ट कर लेते हैं। तो मिला जुला करके गाइडलाइंस के तहत ही हर हॉस्पिटल में काम हो रहा है। इट इज़ नॉट दैट कि एवरी हॉस्पिटल एंड एवरी डॉक्टर इज ट्राइंग टू मेक हिज ओन पाथवे, हिज ओन मेडिकेशन। ओवरऑल मेडिकेशन का जो एक प्रोसेस है या दवाइयों का या ट्रीटमेंट का या इन्वेस्टिगेशन का, वो काफ़ी हद तक हर स्टेज पे डिफाइन होता जाता है। वो बात अलग है कि हर दूसरे तीसरे महीने हम लोग अपनी स्ट्रैटेजीज को थोड़ा चेंज करते जाते हैं। इट इज़ लाइक जैसे होता है किसी मुश्किल रास्ते को आप जिगजैग तरीके से ही क्रॉस कर सकते हैं, वही हम लोग इसमें कर रहे हैं। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पाथ जिसको हम लोग क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं बाय वेरियस मेथड्स। कभी कोई दवा ट्राई करते हैं, कभी कोई ट्राई कर रहे हैं, किसी से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, किसी से नहीं मिलते हैं। प्रॉब्लम ये है
कि ये सब इतने छोटे स्पैन में हो रहा है कि सब कुछ कर पाना या सोच पाना कभी कभी मुश्किल हो जाती है, कुछ डिसकोऑर्डिनेशंस हो जाते हैं, बट सर्टनली एवरीबडी इज ट्राइंग। आई विल नॉट से कि पीपल आर नॉट ट्राइंग, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर रहे हैं, जितने मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन सबको कोशिश कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर ये सर्टनली सेटल हो जाएगा। बिकॉज हिस्टोरिकली अगर हम लोग देखें तो जो इसके पहले एक बहुत बड़ी वेव वायरस फ्लू का एक वो एपिसोड हुआ था, उसके अंदर भी यही हुआ था कि पहली वेव जो एक छोटी वेव होती है, उसके बाद जो सेकेंड म्यूटेशंस आते हैं वो ज़्यादा सिवियर होते हैं, तो इसीलिए सेकेंड वेव हमेशा बहुत सिवियर होती है। ये हिस्टोरिकली देखा गया, इसमें कोई नई बात नहीं है। और थर्ड वेव उससे थोड़ी कम आएगी, लेट मी टेल यू। सो दिस इज अ होप here that the third wave will be lesser and the fourth wave will be very small. So इसलिए इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि हम लोग मतलब टोटली डूम्सडे में आ गए, ऐसा नहीं है। हम लोग धीमे धीमे करके सब लोग लर्न कर रहे हैं और उसको दवाइयों को टेस्ट कर रहे हैं, नई नई दवाइयाँ ट्राई की जा रही हैं, नए मेथड्स कर रहे हैं। और स्टेरॉइड्स की जो स्टडी आई थी उसने भी शो किया कि स्टेरॉइड से काफ़ी रिस्पॉन्स मिला है हम लोगों को, बहुत सारे पेशेंट ठीक हुए हैं, एंड जो रिकवरी रेट है वो भी काफ़ी अच्छा। ऐसा नहीं है जैसे हम लोग जो पेशेंट्स एडमिट करते हैं, करीब करीब 90% पेशेंट जो एडमिट होते हैं वो भी ठीक होकर जाते हैं, मोर देन 90%। तो इसलिए इतना उदास होने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव बीन एबल टू कंटेन दिस प्रॉब्लम टू अ सर्टेन एक्सटेंट। इट इज़ नॉट दैट कि हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट चूंकि ये इतनी ज़्यादा इट्स लाइक अ फायर, तो जब आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए हाथ भी थोड़े जलते हैं, लेकिन ये है कि आग डेफिनेटली बुझेगी। वी हैव टू बी पॉजिटिव ऑल्सो, और लोगों को अपने पॉजिटिव एनर्जी से लेके चलना है, इसको फाइट आउट करना है, एंड आई एम श्योर वी विल बी एबल टू फाइट इट आउट, एंड एवरीबडी इज ट्राइंग टुवर्ड्स इट। सर्टनली जो उसकी कमियां हैं इस टाइम पे हम लोगों की कि हमें मालूम नहीं था, इट्स लाइक अ अननोन एनिमी, सो वी आर ट्राइंग टू फाइट दिस अननोन एनिमी स्टेप बाय स्टेप बाय टेकिंग प्रिकॉशंस, बचाव करके, ट्रीटमेंट करके, जल्दी इलाज करके, जल्दी इन्वेस्टिगेशन करके, और काफ़ी चीज़ें कंट्रोल हुई हैं और हमें लगता है कि और होंगी। सो प्लीज़ बी पॉजिटिव, एंड आई एम श्योर इससे अगर पॉजिटिविटी रखना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि सब लोग निगेटिविटी में जा रहे हैं, और थिंग्स विल इम्प्रूव सर्टनली। जो बात डॉक्टर चंद्रा कह रहे हैं उसमें एक फैक्टर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी डॉक्टर साहब, इसमें जो बात अभी चंद्रा साहब ने कही कि इतने छोटे स्पैन में चीज़ें बदल रही हैं, और वो इसलिए बदल रही क्योंकि जल्दी जल्दी चीज़ें ट्राई हो रही हैं, एरर हो रहा है या उसको ठीक करने की कोशिश हो रही है, तो क्या ये जो एक जेन्युइन समस्या है, इसमें किसी सरकार या किसी डॉक्टर की मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक ये प्रॉब्लम तो है। क्योंकि मैं एक उदाहरण से बता रहा हूँ, जैसे ही ये कहा गया कि अब ये प्लाज्मा थेरेपी उस प्रोटोकॉल से बाहर हो जाएगी, उसके बावजूद तक लोग रिकमेंडेशन करते रहे और हमारे पास मैसेज आते रहे प्लाज्मा चाहिए, प्लाज्मा चाहिए। तो ये जो नीचे तक पहुँचने और ऊपर बदल जाने की स्थिति है, उसको कैसे ठीक किया जाए डॉक्टर मिश्रा? स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज़ अड्डा में, और आज बातचीत हो रही है नंबर्स के ऊपर। कोरोना के जो डेटा हमारे सामने है तमाम तरीके के, जिसमें एक्टिव केसेस का है, नंबर ऑफ न्यू केसेस है, टोटल केसेस है, तो उस नंबर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि नंबर कम होते हुए दिख रहे हैं, तो क्या ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है कि हमें अब ये मान लेना चाहिए कि हमने इसको कंटेन कर लिया और ये पीक बन गया है? इसी को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं हम। डॉक्टर कौशल, मैं ब्रेक से पहले ये आपसे पूछना चाह रहा था कि बिल्कुल सही बात है कि बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं, दवाओं के स्तर पे हो या ट्रीटमेंट देने के स्तर पे हो या प्रयास करने के स्तर पे भी हो, क्योंकि चीज़ें इतनी फ्लूइड हैं कि उसमें न तो मैं सरकार को कह सकता हूँ ना मेडिकल फ्रेटर्निटी को कह सकता हूँ, लेकिन इसको चेक करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं कह रहा कि उदाहरण से अगर आप एक प्लाज्मा थेरेपी भी निकाल दी गई प्रोटोकॉल से, लेकिन उसके उस दिन तक, उसके बाद तक लोग उसको
रिकमेंड कर रहे थे या मैसेज आ रहे थे कि ये चाहिए वो चाहिए। तो ये जो गैप है एक सर, क्योंकि यही सबसे बड़ी समस्या है कि आप जो ऊपर तय हो रहा है जो नीचे तय हो रहा है उसके बीच में गैप कम हो, समय कम हो, इसको कैसे चेक किया जाए, कैसे रोका जाए इसको? जब हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो मैं ये सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो ट्रीटिंग डॉक्टर है जब वो अपने मरीज को ट्रीट कर रहा है, मुझे लगता है कि ये राइट सिर्फ उसके पास है कि इस तरह की कन्फ्यूजन की स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। आपको ICMR की गाइडलाइन से प्लाज्मा थेरेपी ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन उसके नीचे अंडरलाइन करके लिखा गया कि बाकी स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से सोच सकती हैं। तो इससे समझ सकते हैं कि कोई चीज़ ख़त्म नहीं हुई है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से हटने का ये मतलब नहीं है कि वो ट्रीटमेंट से आउट हो गई। मैं प्लाज्मा थेरेपी के बारे में न प्लस हूँ न माइनस हूँ। हर थेरेपी, जो वायरस की थेरेपी, चूँकि इसमें 100% कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो हर छोटी छोटी मेडिसिन का अलग अलग स्पेसिफिक टाइम रोल है। जैसे कि रेमडेसिविर का भी रोल है एक फिक्स टाइम में, जब आपका चेस्ट CT का स्कोर आपका बढ़ जाता है और 5 से 12 दिन का समय होता है, उस समय दी जानी चाहिए। स्टेरॉइड का रोल होता है, उसके बाद चालू होता है, उसके पहले ओरल मेडिसिन का रोल, मतलब हर चीज़ का फिक्स टाइम ड्यूरेशन है। अब जब बात आती प्लाज्मा थेरेपी तब दी जाती, इनिशियल 5 से 7 दिन में ही दी जाती थी, लेकिन जब हमारे पास पेशेंट आता है और हॉस्पिटल जो एडमिट होता है और डॉक्टर के पास कुछ नहीं होता है, कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो सारे ऑप्शंस ट्राई करता है। शायद यही रीजन था कि प्लाज्मा थेरेपी ज़्यादा यूज़ हो रही थी। तो अभी भी वो ट्रीटमेंट से नहीं हटी, वो ICMR के प्रोटोकॉल से हटी है, और हर डॉक्टर को अपने विजडम के अकॉर्डिंग अपने पेशेंट की जान बचाने के लिए जो ठीक लगता वही करना चाहिए और वही करता है। दुबे सर मेरे से कह रहे थे कि क्या ऐसे में क्या करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत मरीजों को ट्रीट कर रहा हूँ, पर मेरे पास जो भी होम केयर वाले या ऑनलाइन ट्रीटमेंट वाले पेशेंट हैं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि एक कॉकटेल ट्रीटमेंट इसका चलता है, क्योंकि कोई 100% ट्रीटमेंट नहीं है, और किसी को सिम्टम खराब है या नहीं खराब है, अगर कोई पॉजिटिव आए तो उसको अपने डॉक्टर की बताई गई सारी दवाओं को खाना चाहिए। और एक मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि दवाओं का ड्यूरेशन जो 5 से 7 दिन रखा गया है, मैं अपने पर्चे पे मैं अपने मरीजों को दवाएं 20 दिन तक देता हूं। ये मैं दर्शकों के लिए भी बता रहा हूं और अपने फेलो साथियों के लिए बता रहा हूं कि वो भी इसको ट्राई कर सकते हैं। इत्तफाक से भगवान की दुआ से करीब 2-2.5 हज़ार लोग मेरे ट्रीटमेंट में हैं, और भगवान के आशीर्वाद से किसी को ICU या हॉस्पिटल एडमिशन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। वर्ष सब ऑक्सीजन थेरेपी पे गए हैं। तो जो मेरा इन 2.5 हज़ार के आंकड़े से कहना है कि ट्रीटमेंट लंबा चलना चाहिए। ड्रग के साइड इफेक्ट को हम बाद में देख लें, क्योंकि उस साइड इफेक्ट को तो हम ट्रीट कर सकते हैं, पर कोरोना के कॉम्प्लिकेशन में डेथ रेट बढ़ सकती है। सिर्फ यही कहना चाहूँगा, क्योंकि कोई फिक्स प्रोटोकॉल नहीं है, तो जो क्लिनिशियन को ठीक लगे, जो डॉक्टर को ठीक लगे, वही प्रोटोकॉल है। जो ये आपने एक अच्छा क्लैरिटी दी कि जो देन एंड देयर, यानी जो पेशेंट को ट्रीट कर रहा है उसको ये तय करना चाहिए। तो मेरा इसमें सिर्फ एक छोटा सुझाव है, 2 सेंट मेरे ये है कि फिर केंद्र को या जो ICMR है वो फिर ये मत कहे कि इसको हटा दो उसको हटा दो, क्लियर कहे कि ये 10 चीज़ें हैं, इनका प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि जब ऐसी हेडलाइन हम लोग सुनते हैं कि प्रोटोकॉल से बाहर, तो फिर आपस में डिबेट शुरू हो जाती है कि भाई फिर प्लाज्मा क्यों मांग रहे हो जब उसका कोई यूज़ ही नहीं है। तो ये क्लैरिटी अगर होगी तो और बेटर होगी। अच्छा, क्विकली तो 2-3 और छोटे छोटे सवाल हैं जिनको मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। एक बात जो अभी तुहिन सिन्हा जी आपके पक्ष में आती है कि अब सबकी निगाहें लगी हैं वैक्सीन की तरफ, और कैलेंडर हमको बता दिया गया है कि 200 करोड़ कितनी करोड़ वैक्सीनें बनेंगी, लेकिन अभी की स्थिति में वो है नहीं। तो उस पर ज़रा प्रकाश डालिए, वो कैसे बढ़ेंगी? देखिए, इस बार जिस तीव्रता के साथ इजाफा हुआ था इन्फेक्शन में, उसमें बहुत सारी जो है कैलकुलेशंस गड़बड़ हो गई थी। हम एक WHO द्वारा अप्रूव प्रायोरिटाइज्ड एक्सेस वैक्सीन पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, जो कि विश्व के बाकी अन्य देशों में भी हुआ था, और मध्य मार्च तक ये ठीक जा रहा था, सिवाय बजाय इसके कि कुछ लोग जो हैं, कुछ राजनीतिज्ञ, कुछ पॉलिटिशियन जो हैं, वैक्सीन हेसिटेंसी जो है वो स्ट्रोक कर रहे थे। आज की स्थिति में मैं मानता हूं कि अगले 2 या 3 हफ्ते ये किल्लत रहेगी, क्योंकि जो डिमांड है वो इतनी बड़ी संख्या में बढ़ी है।
जब अचानक हमने 18 से 44 वर्ष की आयु के लिए वैक्सीनेशन खोला, तो इसका अर्थ है कि लगभग 45 करोड़ अन्य लोग जो है, या मैं कहूँगा देश के 1/3 पॉपुलेशन इसमें शामिल हो जाते हैं। तो 2 से 3 हफ्ते और ये किल्लत रहेगी, लेकिन अगर मोटा मोटा भी कैलकुलेशन देखें तो मई, जून और जुलाई में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 7 करोड़ और भारत बायोटेक ने 2 करोड़ वैक्सीन उत्पादन कमिट की थी, जो अब जो है आने शुरू हो रहे होंगे या अब आ रहे होंगे। तो 3 महीने अगर हम देख लें, मई, जून, जुलाई में लगभग 27 करोड़ और आने हैं उनसे। तो अगर हम 18 करोड़ लोग जो पहली डोज जिनको मिल चुकी है देश में इस वक्त, उसमें ये 27 करोड़ ऐड कर दे, तो मेरे ख्याल से अगस्त के पहले या दूसरे हफ्ते तक 45 करोड़ लोगों को संभवतः पहली डोज मिल चुकी होगी। इसमें स्पुतनिक भी ऐड होने वाला है, जाइडस कैडिला भी ऐड होने वाला है, और उसमें बायोलॉजिकल ई का भी एक वैक्सीन जो है लगभग जुलाई या अगस्त से ऐड होने वाला है। तो जब ये सभी को हम ऐड करते हैं तो 200 करोड़ साल के अंत तक डोजेस भारत में मुहैया कराना मुश्किल बात नहीं है। हाँ, डिसिप्लिन की आवश्यकता है, प्लानिंग की आवश्यकता है, क्योंकि अब सबको डोज आप मार्केट में तो मुहैया कराएंगे, लेकिन इतनी बड़ी आबादी को एक नियोजित तरीके से 2 डोज दिलवा पाना ये वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इसमें काम चल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि ये मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। जी अच्छा, डॉक्टर चंद्रा, एक जो सवाल मैं आपसे कह रहा था उस समय पूछूंगा मैं। राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस है उसको एपिडेमिक का दर्जा दे दिया, नोटिफाई कर दिया है। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ये कोरोना से इसका कोई लेना देना है क्या, कि पोस्ट कोरोना ये हो सकता है या किसी और को भी हो सकता है ये? क्या देखिए, अच्छा सवाल है कि क्या ये नई बीमारी है म्यूकरमाइकोसिस। ऐसा नहीं है, ये बीमारी बहुत दिनों से और बहुत सालों से चलती आ रही है, और इसको ट्रीट करने के लिए हमारे ENT स्पेशलिस्ट काफ़ी इसको ट्रीट करते रहे हैं, क्योंकि ये हमारे ये जो फंगस होता है ये हमारे शरीर के अंदर वैसे भी रिसाइड कर रहा होता है, और जब एक अप्रोप्रिएट मौका आता है कि जब उसको वहाँ पे एक जैसे कहते हैं कि एनवायरनमेंट मिलता है इस तरह का कि ग्रो करने का, तो वो ग्रो कर जाता है, और वो फिर नाक से के द्वारा फिर साइनसेस में और इवन ब्रेन तक चला जाता है। तो इस तरह की ये प्रॉब्लम्स पहले से ही रही हैं, और ये कोई ऐसा नहीं है कि नई बीमारी आई है। लेकिन जो प्रेजेंट सिचुएशन है जिसके अंदर कि हमारे जो ये पेशेंट्स हैं जिनको हाई डोज स्टेरॉइड दिया गया है, जो इनको इस तरह के लंग कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनके अंदर कुछ पेशेंट्स के अंदर ये प्रॉब्लम आई है, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए और इसको जानने के लिए ये इन लोगों ने नोटिफिकेशन किया है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि कोई ये नई बीमारी है जिसको कि हम लोग पहली बार ट्रीट कर रहे हैं। एटलीस्ट इसके बारे में तो हम लोगों को पता है, और इसके बारे में, इसकी दवा के बारे में भी पता है, और इसका फर्दर इलाज भी मालूम है। सो म्यूकरमाइकोसिस है ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, लेकिन इसका इलाज भी मालूम है हम लोगों को, और इसकी दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं, इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ये आप जो कह रहे हैं कि जो लोग हैवी मेडिकेशन में गए, इन्होंने स्टेरॉइड ली या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हुए तो उनकी इम्यूनिटी गिर गई, तो उसको वो मौका मिला और उसने कॉलोनाइज किया और बन गया वो। क्या ये किसी और वजह से, अगर आपकी इम्यूनिटी गिर रही है, साधारण परिस्थितियों में भी आपको हो सकता है, आपको कोरोना से कोई लेना देना नहीं तब भी आपको म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है इस समय? जैसा कि हमने बताया आपको कि ये प्रॉब्लम आज पहली बार अभी इस बारे में कोरोना के साथ शुरुआत नहीं हुई है इसकी, ये पहले से ही थी। और उन पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर इम्यूनिटी का ब्रेकडाउन होता है, या जो लोग स्टीरॉइड्स पे हैं, लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड्स पे हैं, या जिन लोगों को क्रॉनिक इन्फेक्शंस हो रहे हैं, साइनोसाइटिस हो रहे हैं, उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रही हैं। उनको इस तरह प्रॉब्लम आती है। तो ये इसलिए पूछना जरूरी था क्योंकि आज राजस्थान सरकार ने ऐसा किया, तो मैंने कहा इस पर थोड़ी सी बातचीत हो जाए। अब वो बात जो छूट गई थी जिसको फिर से लाते हैं, 2D वाली दवा जो DRDO और डॉक्टर रेड्डीज ने मिलकर बनाई है। डॉक्टर मिश्रा, जितना मैं समझ पाया हूँ कि ये दवा आपके सेल्स को ग्रो करने से रोकती है, और ये माना जाता है कि जिस सेल में है कोरोना का वायरस तो आगे म्यूटेट नहीं करेगा, म्यूटेट नहीं इन द सेंस आगे वो कंटेन नहीं करेगा, ग्रो नहीं करेगा, उसको रोक दे। लेकिन ये हमारे दूसरे टिश्यूज को, दूसरे सेल्स को भी हैम्पर कर सकता है, और ये कैसे टारगेटेड दवा है ये मुझे समझाइए आप। ये कैसे टारगेट करेंगे आप उसको? ये दवा पहले से भी कैंसर के पेशेंट्स में यूज़ होती आई है। इसका जो स्पेसिफिक जो टारगेट होता है वो सेल होती है जिसकी मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होती है।
मेटाबॉलिज्म ज़्यादा का मतलब ये है कि उसके अंदर ज़्यादा काम हो रहा है। जिस सेल में वायरस का रेप्लिकेशन फास्ट होता है तो उसकी मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको कंज्यूम करने के लिए ग्लूकोज एनर्जी के फॉर्म में वो सेल लेती है। तो इसी से ये 2D दवा उस सेल्स में ज़्यादा टारगेटेड पहुंचती है जिसमें मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, यानी कि जिसमें वायरस का लोड ज़्यादा होता है उसमें ये जाती है और उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये वायरस के रेप्लिकेशन को थोड़ा हैम्पर करती है, क्योंकि सेल जहाँ पे वो रेप्लिकेट कर रहा होता है वो इन्वायरमेंट ही खत्म हो जाता है। दिस इज़ वन। दूसरा ये देखा गया कि ये ऑक्सीजन की डिमांड को कम कर देती है। तो ये कोई नई दवा नहीं है, लेकिन अभी इसके बारे में बहुत मेरे लिए कह पाना मुश्किल है, क्योंकि मैंने खुद यूज़ नहीं की है। जितना मैंने पढ़ा उसके हिसाब से ये मैं बता रहा हूँ। और जो मेरे से पहले सर से आपने क्वेश्चन किया था डॉक्टर चंद्रा से कि राजस्थान गवर्नमेंट। जी बिल्कुल जी। तो यहाँ पर क्योंकि समय समाप्त होने वाला है, डॉक्टर चंद्रा से क्विक क्वेश्चन लेना चाहता हूँ, और आपने भी डॉक्टर मिश्रा उसका जिक्र किया। डॉक्टर साहब, अभी की जो स्थिति है, जैसा हम देख रहे हैं कि कुछ राज्यों में नंबर घट रहा है लेकिन कुछ में बढ़ भी रहा है। महाराष्ट्र की बात करें, फिर से फ्लक्चुएट हो गया। डाउन साउथ नंबर अभी भी इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे में अगर कुछ राज्य ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने यहाँ से जो लॉकडाउन है उसे अपलिफ्ट करेंगे, तो सर ये कितना सिक्योर एनवायरनमेंट रहेगा? क्योंकि जब दूसरे देशों की बाउंड्रीज आसानी से क्रॉस कर जाता है तो विद इन इंडियन स्टेट अगर आपका इंप्रूवमेंट हो भी गया लेकिन दूसरे पड़ोसी राज्य में हालत खराब है, तो क्या आप सिक्योर रह पाएंगे? बड़ी नेचुरल सी बात है कि हम लोग एक सीमलेस कनेक्टिविटी है हम लोगों के पूरे देश में, सारे स्टेट्स में। तो हम ये एक जगह बंद कर दें, एक जगह खोल दें, तो उसका कोई पर्पज़ ही नहीं रह जाएगा। तो इसलिए मेरी अपनी ओपिनियन है कि अभी इस तरह से लॉकडाउन को ब्रोकन वे में तोड़ना नहीं चाहिए, और इसको कंटिन्यूअसली एक, जैसे कहते हैं कि द होल कंट्री शुड बी वन, और जिसके अंदर एक कांस्टेंट एक लॉकडाउन या एक सिस्टम सेट कर देना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि एक जगह से दूसरी जगह इन्फेक्शन आता जाता रहे और पिंग पोंग की तरीके से बढ़ता रहे। सो आई डोंट थिंक इट इज़ अ गुड आइडिया टू डू दिस, एंड आई एम श्योर द अथॉरिटीज़ विल टेक कॉग्निजेंस, और इसमें वो लोग इसको रोकेंगे, प्रिवेंट करेंगे। एक लास्ट थिंग और मैं बताना चाहता हूँ 2DG दवा के बारे में। सिंस हमने इसको इस्तेमाल किया है काफ़ी पेशेंट्स में अभी, और करीब 100 पेशेंट्स की एक और स्टडी एज अ रजिस्ट्री हम लोग शुरू कर दिया है यहाँ पर। ये दवा बहुत सिंपल है, सबसे अच्छी बात यह है। और जैसा कि डॉक्टर मिश्रा ने बहुत सही तरीके से बताया कि दवा अपने आप पहुँच जाती है वहाँ पे, ये अपने टारगेट को खोज लेती है। सिंपली आप पानी में घोल के पीते हैं, पाउडर के फॉर्म में आती है, और इसको जैसा कि अभी हम आपको दिखा भी देते हैं, ये इसका पैकेट है। तो इस पैकेट से सिर्फ एक पाउच है जिसमें से कि ये हम लोग इसको निकालते हैं, ग्लास में घोलते हैं और पेशेंट को सुबह और शाम पिला देते हैं। अपने आप ये उन सेल्स में चली जाती है जहाँ पे बीमारी पहुंची हुई है, और उनके प्रोसेस को रोक देती है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को कम कर देती है, और 4-5 दिन के अंदर इसका असर जल्दी से जल्दी आ जाता है। सो ओवरऑल मैं कहूँगा कि दवा से हमें तो बहुत उम्मीद है, बहुत प्रॉमिस है, बट समय बताएगा कि कैसा रहता है। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई लॉकडाउन और ये जो प्रोसेस है इसको ज़रूर कंट्रोल करके रखना चाहिए। आई टोटली एग्री। बिल्कुल, 2D पे किसी दिन और चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत छोटे सैंपल पे हुआ था। मैं बार बार ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं जिनको और डीपली उसको देखने की ज़रूरत है। लेकिन एनीवे, आज के शो का जो मूल उद्देश्य था वो ये समझना था कि इन आंकड़ों को कैसे समझा जाए। क्या उतने ही अच्छे दिख रहे हैं जितने होने चाहिए, या इनके पीछे कहानी कुछ और भी हो सकती है? तो निचोड़ ये निकल के आ रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। आप मानसिकता से पॉजिटिव रहें, लेकिन आंकड़ों को लेकर के एकदम रिलैक्स ना हो, और ये बात सरकारें भी ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हम साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज़।